नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका इंडियन इकोनॉमी का पहला वीडियो बना चुका हूँ, दूसरा वीडियो है। इसको भी बढ़िया से देखिएगा, इसको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी को पहले वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था। तो राज्य अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में उत्पन्न हुई है। ऐसा क्यों हुआ? जब अमेरिका और यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, तो उसी समय रूस में आपको क्रांति होती है, 1917 ईस्वी की क्रांति। ठीक ना? किसकी क्रांति? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति। और रूसी क्रांति में जो कार्ल मार्क्स के विचार थे, उनके आधार पर मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की सरकार यहाँ स्थापित होती है। तो ये पूरी तरह से मार्क्स क्या था? पूंजीवाद के विरोध में था। मार्क्स क्या थे? पूंजीवाद के विरोध में थे। तो इसी के विरोध में यहाँ एक नई अर्थव्यवस्था चालू होती है, जिसे बोला जाता है राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। थोड़ा डिफरेंस है, ठीक ना? इसको हम समझेंगे। तो इसके विरोध में हुई थी 1917 में रूसी क्रांति रूस में। उस समय रूस को यूएसएसआर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूएसएसआर, यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रूस का नाम था। आज जो रूस है, पहले उसमें 15 बड़े देश हुआ करते थे। 1989-91 के आसपास ये टूटे हुए थे, ठीक ना? तो पहले रूस बहुत बड़ा देश हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति हुई। उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार तय करती है। जो समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था होती है, ठीक ना, उसमें पूरी की तरह सरकार कंट्रोल करती है। जैसे भारत में लगभग 1947 से लेके 1991 ईस्वी तक, ठीक है ना, सारी चीज़ें जो उत्पादन होता था सरकार कंट्रोल करती है। आपको चीनी लेना है तो उसका भी राशनिंग होती थी। घड़ी लेना है उसका भी राशनिंग लेती थी। एम्बेसडर लैम्ब्रेटा, जो एक लैम्ब्रेटा स्कूटर होती थी, उसके लिए भी 6 महीना पहले से लोग लाइन में लगे हुए थे, ठीक ना। कार लेना है तो 6 महीना, साल भर नंबर आता था। इवन पहली जो मारुति 800 आई थी, उसमें भी आपको 6 महीना लाइन लगना पड़ता। तो यहाँ पे सरकार तय करती है कि कौन कार खरीदेगा, कौन घड़ी पहनेगा, कौन को चीनी मिलेगा, किसको डालडा मिलेगा, ठीक ना। तो 1947 से 91 तक भारत में भी सरकार तय करती थी कि उत्पादन, आपूर्ति और कीमत क्या होगी, ठीक ना। उसी तरह से रूस में, चीन में भी, ठीक ना, ये राज्य अर्थव्यवस्था है। रूस और चीन में भी वहाँ सरकार तय करती है कि उत्पादन, आपूर्ति और कीमत क्या होगा, हमारे गरीब मजदूर किसानों को हक में होगा कि नहीं होगा। इसे केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसे अर्थव्यवस्था को, राज्य अर्थव्यवस्था को, जो चीन में है, जो रूस में है, ठीक ना, 1947 से 91 तक भारत में थी, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता था, ठीक ना। जैसे योजना आयोग होता है, तो योजना आयोग सबसे पहले रूस में 5 ईयर्स प्लान लागू हुई थी, और वो 10 सालों में ही, ठीक ना, 5 ईयर्स प्लान में, ठीक है, 5 ईयर्स प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। तो महज रूस 2 पंचवर्षीय योजनाओं में अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित देश बना लिया था, ठीक ना। उसने केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। तो 1917 से 1927 तक बहुत ही सक्षम हो गया था रूस, ठीक ना। और 1929 में जब आर्थिक मंदी आई थी, तो अमेरिका बर्बाद हो गया था, यूरोप बर्बाद हुआ था, लेकिन रूस बर्बाद नहीं हुआ था। इसी को देखते हुए हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे, राजनीतिक जो हमारे पूर्वज रहे हों, उन्होंने क्या चूज़ किया? 5 ईयर्स प्लान को चूज किया, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था को चूज किया। अब भारत में भी पंचवर्षीय योजना लाई गई, ठीक ना। 5 साल के लिए टारगेट किया जाता कि कृषि पे फोकस करेंगे, अगले 5 साल उद्योग पे फोकस करेंगे, इस तरीके से। तो ये गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। जो राज्य अर्थव्यवस्था होती है, जो सरकार अर्थव्यवस्था होती है, पूरी तरह से गैर बाजारी होती है। बाजार में जो एक स्वतंत्रता होती है, यहाँ पर वैसी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। और यहाँ यूएसएसआर को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी का मतलब है कि समाज में रहने वाले सभी लोग, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सबको जो संसाधन है उसमें बराबरी का हक मिलेगा। जितनी योग्यता है, जितनी कुशलता है, जितनी क्षमता है, अगर वह स्किल्ड है तो
तो उसको उसी हिसाब से, अनस्किल्ड लेबर है तो उसको उसके हिसाब से। तो सब में एक प्रकार का जो संसाधनों का बंटवारा होता है, ठीक ना, न्याय उचित बंटवारा कहते हैं, यानी न्यायपूर्ण बंटवारा, संसार के देश के संसाधनों का न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा गरीबों को, किसानों को, मजदूर को मिले, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक ना। ये यूएसएसआर में है, चीन में है, चीन में नहीं भारत में ज़रूर है, ठीक ना। ये चीज़ें, नहीं तो संसाधन पे किसी एक आदमी का अधिकार हो जाएगा, ठीक ना, और बाकी जनता यूँ ही रहेगी, भूखे प्यासे रहेगी, ठीक ना। तो 1985 ईस्वी में चीन, 1985 ईस्वी से पहले चीन जो थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। देखिए, समाजवादी और साम्यवाद में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पे जो साम्यवाद है, ठीक ना, ये कम्युनिस्ट है और ये सोशलिस्ट है, ठीक ना, दोनों में अंतर है। सोशलिस्ट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो या मजदूर हो या किसान हो। साम्यवादी व्यवस्था जो है वो माओ जिदांग हुआ करते थे, उनकी विचारधारा है, ठीक ना, माओ जिदांग हुआ करते थे, उनकी विचारधारा है, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए अब इसमें आगे की ओर देखेंगे, इसमें समझाना जरूरी रहता है, ठीक है। चलिए आगे है राज्य अर्थव्यवस्था में ही कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात कही गई, ठीक ना। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन हैं, सामूहिक नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात कही गई है। इसको समझाएंगे इत्मीनान से, ठीक ना। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी, ठीक ना। पूरी अर्थव्यवस्था सरकार चलाती थी, अर्थव्यवस्था सरकार चलाती थी। साथ ही साथ वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था, श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थी। और वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आपका सभी संपत्तियां सरकार की, सभी संपत्ति सरकार की होती थी और श्रम संसाधन भी, श्रम संसाधन भी। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूज रहिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने साधन हैं उन पर सामूहिक नियंत्रण की बात कर रही है। यानी एक फैक्ट्री है, ठीक ना, फैक्ट्री में सरकार की मैनेजमेंट है, वो उसे चला रही है, सरकार डिसाइड ले रही है कितना उत्पादन होगा क्या नहीं होगा, सब सरकार कर रही है, ठीक ना, सारा डिसाइड, मैनेजमेंट टीम भी डिसाइड कर रही है। यहाँ श्रमिक संगठन भी होते हैं, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन भी होते हैं, वो भी अपना ख्याल रखती हैं। सरकार को उस कंपनी से जितना मुनाफा होता है, ठीक ना, उसमें से मैनेजमेंट टीम को भी, ठीक ना, उसमें से जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो श्रमिक हैं, संघ हैं, उनको भी बराबर मुआवजा देती है। जैसे एक टाटा की कंपनी हो गई, ठीक ना, और एक मान लीजिए सेल की कंपनी हो गई, दोनों में क्या अंतर है ये देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे समझ लीजिए, टाटा फिर भी बहुत अच्छी कंपनी है, उनको नाम नहीं लेना उचित नहीं होगा, बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। चलिए किसी और का नाम लेते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक ना, प्राइवेट लिख देते हैं, और ये गवर्नमेंट लिख लेते हैं, ठीक ना, ये चीज़। कुछ सरकारी कंपनियां, कुछ प्राइवेट कंपनियां, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने टाटा का जिक्र किया, तो टाटा अपनी आय का अधिकांश जो है अपनी एम्प्लॉय पे खर्च करती है। उनके बेहतरीन क्वार्टर, उनको बेहतरीन मेडिकल, उनको बहुत अच्छा स्कूलिंग, उनके बच्चों को, उनको फैमिली के बहुत अच्छी सुविधाएं देती हैं, ठीक ना, ये चीज़। तो गवर्नमेंट भी कुछ वैसा ही देती है, डी जो एक्स्ट्रा बोनस, ये सारी चीज़ें देती हैं। अब यहाँ पे दोनों को समझेंगे। गवर्नमेंट जो होते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट वाली जितने भी महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनियों में हैं, उनको गवर्नमेंट क्या देती है, वेतन देती है, टीए डीए, मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं अपने एम्प्लॉय को दे रखी हैं, ठीक ना। बोनस भी मिल जाता है, दिवाली वाली में तगड़ा मिल जाता है, ठीक ना। अब यही चीज़ प्राइवेट संस्थानों में
कई चीज़ें कमी होती हैं, पीएफ कहीं नहीं कटता, कहीं टीए नहीं बन रहा, कहीं डीए नहीं बन रहा है, कहीं बोनस नहीं मिल रहा है, कहीं मालिक चाहता है कि सारा पैसा हम ही रख लें, मज़दूरों को न बाँटें, ये सारी चीज़ें होती हैं ये चीज़। तो यहाँ पे उत्पादन के साधनों पे सामूहिक नियंत्रण समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती है, सभी को समुचित तरीके से बँटवारा दिया जाता है, ये अर्थव्यवस्था सरकार चलाती है, ठीक ना, समाजवादी में। अब साम्यवादी जो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था है, सभी संपत्ति सरकार की, ठीक है, सरकार की तो चलिए सभी संपत्ति है, और श्रम संसाधन में यानी सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करती है। यहाँ पे अगर ट्रेड यूनियन आवाज़ अगर उठाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, तो उसे आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट आवाज़ उठाता है तो उसे आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है। ये चीन में है, ठीक ना, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, आज भी चीन में है, ठीक ना। चीन में कोई भी ट्रेड यूनियन सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, उनकी जो पार्टी मीटिंग है उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता है, सरकार डिसाइड करेगी ये चीज़। तो यहाँ क्या है कि ट्रेड यूनियन को, मैनेजमेंट को, अन्य संस्थानों को बोलने का अधिकार नहीं है, गोली मार देंगे ये सीधे। इसलिए तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है, ये लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान नहीं करती है, जबकि समाजवादी में लोकतांत्रिक भावनाओं छिपी रहती हैं, वो समाहित रहती हैं, ठीक ना, उसमें आदमी बोल सकता है ये चीज़ें। चलिए अब हम अगला देखेंगे। अब हम आगे समझेंगे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, ठीक ना, कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी के रहने वाले थे, दार्शनिक थे, ठीक ना। इनका जो 1818 से 1883 ईस्वी में यहाँ जन्म हुआ था, ईस्वी में डेथ कर गए थे, ठीक ना। इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक ना, मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, ठीक ना, ये सब उनके सिद्धांत है, फिलॉसफी है, दर्शन है, यह है दर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहली बार कार्ल मार्क्स ने, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था पर सिद्धांत दिया। किस पे? अर्थव्यवस्था पर। सिद्धांत दिया, ठीक ना, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई। ये 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, ठीक ना, वहाँ पे नजर आई। इसका आदर्श रूप जो है चीन में सामने आया, और इसका आदर्श रूप 1949 ईस्वी में चीन में आया, ठीक ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे। देखिए, हर आदमी को कम से कम 20% मार्क्सवादी तो होना ही चाहिए, ठीक ना। मार्क्सवाद किसी भी चीज़ के बारे में समझने का बहुत ही लॉजिकल तर्क बताता है, बहुत ही तर्कपूर्ण बातें बताता है, ठीक ना। जर्मनी के दार्शनिक थे, 1818 में जन्म हुआ, 83 में इनकी एक्सपायर हो गए थे। मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ठीक ना। ये जो है, आपके पास पैसा हो सकता है, संसाधन आपका नहीं है, ये ज़मीन, ये मिट्टी, ये हवा, ये पानी, पूरे समुदाय के जितने भी लोग हैं उनका सामूहिक उस पर स्वामित्व बनता है, किसी एक आदमी का नहीं होता है, ठीक ना। हम भी 25% हैं, यही मार्क्सवादी ही हैं, ठीक ना। तो मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये जितनी भी भूमि है, ठीक ना, कितनी भूमि है समझ लीजिए, पहले मात्र 29% की तो है। इस 29% में जितने भी हम लोग रह रहे हैं, 8-9 अरब आदमी, उन सब का सामूहिक अधिकार है, किसी एक का नहीं है। कोई भी अरबपति खरबपति हो, ये नहीं कह सकता है कि इतना मेरे भूमि है, ये है, बिल्कुल नहीं। ये प्राकृतिक संसाधन है जिस पर सभी का अधिकार है। तुम अगर ऐसा कोई उस ज़माने में होता था तो लोग विद्रोह कर देते थे, उसके खिलाफ उठ खड़े होते थे, उन्हें मार काट के भगा देते थे, खत्म कर देते थे ये चीज़ें। वर्ग संघर्ष, मार्क्स कहते हैं कि समाज में 2 वर्ग हैं आजकल। वर्ग हैं, वर्ग पैसे के आधार पे होते हैं, आय के आधार पे वर्ग बनते हैं, ठीक ना। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास,
फिर आपको हाई क्लास, फिर बहुत बड़ा रिच क्लास। 3 क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हालांकि लोग गरीब हैं तो अमीर बन सकते हैं, अमीर हैं तो गरीब बन सकते हैं, लेकिन क्लास यहाँ वर्क संघर्ष होता है, ठीक ना। ये बहुत लंबी थ्योरी है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी दिया है। अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में भी उन्होंने कहा है कि जितनी भी भूमि है, हवा है, मिट्टी है, खनिज है, लोहे हैं, तमाम चीज़ों पे सरकार माने सामूहिक अधिकार की बात कहते हैं, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे इसका आदर्श जो है 1917 ईस्वी की जो रूसी क्रांति हुई, वहाँ पे रूस में सबसे पहले ये लागू हुआ, क्योंकि रूस में जार का शासन था और वहाँ पे 90-95% जो जनता थी गरीब थी, मजदूर थी, किसान थी। तो ये लोग जार के खिलाफ उठ खड़े हुए और जार को उठाकर फेंक दिया, ख़त्म कर दिया, जिंदा जला दिया या गिलेटिन पे चढ़ा के, गिलेटिन तो खैर फ्रांस में चढ़ाया था, उन्हें जार को ही जिंदा जला के ख़त्म कर दिया, ठीक ना, ये चीज़ें। इसका आदर्श प्रारूप 1949 में चीन में सामने आया, ठीक ना। कोई भी अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती है, सब अच्छी होती है। चलिए अब हम आगे की ओर देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, ठीक ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसके कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, जिनमें कुछ लक्षण पूंजीवादी, ठीक ना। यहाँ पे राज्य भी होता है और निजी क्षेत्र भी होते हैं, ठीक ना, निजी क्षेत्र भी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आपको सरकारी संपत्ति भी होती है, सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति दोनों को बराबर का हक मिलता है, ठीक ना। सह अस्तित्व की बात कही गई है यहाँ पे, दोनों का सह अस्तित्व की संकल्पना है, ठीक ना, सह अस्तित्व की संकल्पना, ठीक है। इसको बारी बारी से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद से चंगुल से निकली दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। आप समझेंगे उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के बाद जो स्वतंत्र देश हुए, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, ठीक ना। तो आखिर क्यों अपनाया, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश हैं, अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक ना। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य भी होती है, निजी क्षेत्र भी होता है, सरकारी संपत्ति भी होती है, निजी क्षेत्र होती है, निजी संपत्ति भी होती है, दोनों की सह अस्तित्व की संकल्पना है। यानी निजी क्षेत्र, जैसे सरकारी क्षेत्र में सेल भी है, लोहा बनाती है, टाटा भी है, लोहा बनाती है, ठीक ना। अब दोनों क्यों लोहा बनाती है, कोई एक कंपनी लोहा बनाती, इससे मोनोपोली हो जाता, एक अधिकार हो जाता, वो प्राइस को ऊपर चढ़ा देती, नीचे चढ़ा देती, उसकी मर्जी होती। तो दोनों हैं, टाटा भी हैं और आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, दोनों ही लोहा बनाती है। इससे क्या है कि बाज़ार में मोनोपोली नहीं होगा, एक अधिकार नहीं होगा टाटा का, क्योंकि भाई ये अगर प्राइस बढ़ाता है तो ये इसके आराम से उसे मार्केट में कब्जा कर सकता है। तो इसमें क्या है, संतुलन बना रहता है, दोनों के बीच संतुलन बना रहता है, बाज़ार का विकास होता है और लोगों को अच्छी कीमत पे, कम कीमत पे वो पैसा मिल जाता है। अब लोहा खरीदने जाइएगा तो टाटा के 7,000 रुपये है, और दूसरा जो प्राइवेट है सलूजा गोल्ड ये सब जितना है वो आपको 6,000, कोई 5,000, मैंने रड की कीमत अलग अलग है, घर बनाए होंगे तो पता होगा। कोई 7,000 रुपये मिलता है, कोई 6500 का मिल रहा है, कोई 6200 का मिल रहा है, कोई 6,000 में भी दे रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विभिन्न कंपनियों को होने से मार्केट में जो उपभोक्ता है उसको बहुत ज़्यादा आसानी है। सीमेंट लेने जाइएगा तो वहाँ आपको क्या बोलते हैं कि इसका है L&T का भी है, ठीक ना, वहाँ आपको चुटक सीमेंट भी मिलेगा, डालमिया सीमेंट भी मिलेगा, DSP भी मिलेगा, सबका रेट अलग है। कोई 600 रुपये बोरा है, कोई 500 रुपये, 550 रुपये, कोई 420, कोई 480, कोई 320 का भी है, ठीक ना, अलग अलग वैरायटी की है। तो इसमें क्या है, जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खासकर मिश्रित अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वैरायटी मिलती है, जैसा इस हम ब्लैक सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरी मर्जी, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सह अस्तित्व की संकल्पना से
हुआ कैसे? पहला उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब है कि जितने भी दूसरे देशों पे विदेशियों का, अंग्रेज़ों का, पुर्तगाल का, स्पेन का, अमेरिका, इस सब का अधिकार था, ये लोग जब उस देश को स्वतंत्र कर दिए तो उस स्वतंत्र हुए देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसलिए अपनाया कि कहीं हम फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ गए, और तो पूंजीवादी जो पैसा वाला होगा वही स्टेट को चलाता है, जिसके पास मनी है वही सरकार को चलाता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ के प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं है, वहाँ की कैपिटलिस्ट जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो यहूदी हैं, जो अमेरिकन हैं, वो शक्तिशाली हैं, प्रेसिडेंट से भी शक्तिशाली हैं। वहाँ का मार्केट तय करता है कि प्रेसिडेंट कौन रहेगा, ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, ठीक ना। अमेरिका में कैपिटलिस्ट और दूसरे होते हैं आर्मी, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बनेगा उनको हथियार बेचना है, तमाम चीज़ें बेचना है, उसको बढ़ावा देगा, ये चीज़ जो होता है। तो अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था को जो आपको जीव हैं, यहूदी हैं, कैपिटलिस्ट हैं, बहुत अमीर हैं, वो चलाते हैं, सेना चलाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट से भी पावरफुल है, यानी बैकडोर में या कि कहें कि पर्दे के पीछे ये ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जैसे अंबानी अडानी टाइप का, तो पूरे देश को कंट्रोल कर लेगा। वो डिसाइड करेगा कि पीएम कौन रहेगा, नेता कौन बनेगा, ये सारी चीज़ें दिखते होने लगती हैं। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाया जाता है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे। केन्स ने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम, ठीक ना। इसको समझ लेंगे क्या चीज़ है। एक अर्थशास्त्री हैं केन्स, क्या नाम है उनका, केन्स। केन्स ने कहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था। केन्स कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कुछ कदम समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने चाहिए। और प्रोफेसर लॉन्च कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, ठीक ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, इस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझेंगे, ठीक ना। केन्स महोदय ने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कुछ कदम समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर चलना चाहिए, यानी इनको अपने मजदूरों का, अपने श्रमिकों का, ठीक ना, समाज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। इससे क्या है कि ये अर्थव्यवस्था ज़्यादा डेवलप होगी। अब लॉन्च कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें थोड़े से पूंजीवादी तत्व भी होने चाहिए, जिससे उस देश का भी विकास हो, उस कंपनी का भी विकास हो, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक और होता है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक ना, एक और अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था, जिसका शेष विश्व से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। बंद अर्थव्यवस्था, न निर्यात न आयात, जैसे उत्तर कोरिया, ये ऐसे देश होते हैं जिनको दुनिया के व्यापार से कोई मतलब ही नहीं है, शेष विश्व से कोई मतलब नहीं है। तो एकमात्र अपवाद यही है, ठीक ना। या फिर जो दिवालिया हो चुके हैं देश, उनका भी हाल कुछ कुछ ऐसे ही होता है, ठीक ना। ये चीज़ अभी उत्तर कोरिया ही सटीक है, इस पर न निर्यात करेंगे न आयात लेंगे, अपनी ही अर्थव्यवस्था में अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। चलिए ये आपका हो चुका है। अगले वाले में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। थैंक यू।